इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्टार्टअप फंडिंग क्यों उठाते हैं, इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं, फाउंडर्स के पास, एम्प्लॉइज के पास, एडवाइजर्स के पास पैसे कैसे बनते हैं फंडिंग उठाने से, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होता है, इससे इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। और तो हाँ, सबसे मेन चीज इसमें कि मैथ्स आपको समझ आएगी कि कैसे कैसे फंडिंग उठती जाती है, कैसे कैसे ओनरशिप बढ़ती है, घटती है, कितना वैल्यूएशन होता है, क्या सीन होता है, ये जो बेसिक फंडा है सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी शार्क टैंक आप देखोगे या फिर आप कोई भी न्यूज पढ़ोगे कि इस स्टार्टअप ने इतने पैसे रेज किए, इस इन्वेस्टर ने इतने इतने की एग्जिट मिली, ये सब आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। आपको एकदम सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलो, बिना किसी देरी के लेके चलता हूं आपको अपने स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। तो है ना, सबसे पहले अपन समझते हैं कि फंडिंग उठाती क्यों है कोई भी कंपनी। अभी मान लो आप हो, आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, आप उससे अपना धंधा बिजनेस चालू करना चाहते हो, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस बढ़ता गया, लेकिन अगर आपको उस बिजनेस को और ज्यादा बनाना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और मान लो आपके पास पैसे की कमी है, या फिर आपके पास नेटवर्क नहीं है, या फिर समझ लो आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे आपको पता नहीं है कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फंडिंग उठाना पड़ता है। फंडिंग उठाने से सबसे मेन चीज क्या मिलता है, सबसे मेन चीज होती है कि पैसा मिलता है। दूसरा, आपको ना उनके कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं कि जैसे मान लो कोई इस इंडस्ट्री में, आप मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास बिजनेस जो बोलते हैं, उसमें आप हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो सॉफ्टवेयर को कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, या फिर उसको और बड़ा कैसे बनना है, कैसे बड़े क्लाइंट्स तक पहुंचा जाए। ये सारी चीजों की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक्सटर्नल लोगों को हायर करते हो, कंसल्टेंट्स को हायर करते हो, वेंचर कैपिटल फर्म्स को हायर करते हो। इनके पास क्या होता है, नेटवर्क होता है, एक्सपर्टीज होती है, पैसा होता है, ये आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। और बहुत से इनमें इनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड से गुजर चुके होते हैं। तो मान लो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है या फिर कोई इन्वेस्टर है जो कि ऑलरेडी 15-20 साल काम कर चुका है, उसके बाद वो इन्वेस्टिंग फील्ड में है, तो उसको पता है कि वो इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो आपको गाइड कर देगा। आप जहां 10-15 मिस्टेक करके सीखोगे, वो आपको डायरेक्ट बता देगा, आपको वो गलतियां अवॉइड की जा सकती है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसका आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर आप कोई भी, आप ऐसे समझो, जब तक आप अपने पैसे से अपना धंधा चला रहे हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे करोगे। लेकिन जहां आपने पैसा उधार पे लेकर के आ गए, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, आपको उसको एक सीट देना पड़ता है बोर्ड में। बोर्ड में सीट देना मतलब क्या हो गया, कि आपको उसको एक डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ता है, क्योंकि उसने आपको पैसे उधारी पे दिए हैं, तो आपको उसकी बात माननी पड़ती है। वो बोलेगा कि अब हमें इतने महीने बाद आप इतनी फंडिंग चाहिए, सॉरी, इतना इतना वैल्यूएशन चाहिए, इतना ग्रोथ होना चाहिए, इतने आपके पास कस्टमर अक्वायर हो गए होने चाहिए, कैक आपका इतना होना चाहिए। तो आपको वो सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पैसे दिए, तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। ये फंडा आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्ट बूटस्ट्रैप्ड, ये जो बूटस्ट्रैप टर्म होता है, इसका मतलब आप खुद के पैसे से धंधा कर रहे हो। फंडेड है आपका स्टार्टअप, इसका मतलब क्या, कि आप दूसरों से, बाहर के लोगों से पैसा लेके आ रहे हो। अच्छा, अब बाहर के लोगों से आप पैसा लेके आते हो, वो कैसे पैसे लेके आ सकते हो, दो तरीके होते हैं पैसे लेके आने के। एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। डेट यानी कि कर्ज, आप या फिर कर्ज, जैसे बैंक में गए, आप बैंक पे जाके आप उससे 10 लाख रुपए का कर्ज लो, बैंक बोले कि 15% आपको हर साल का भरना है, और वो 10 साल तक 15%, 10 साल भर दो, उसके बाद 10 साल बाद जितना मैंने 10 लाख दिया वो भी रिटर्न कर दो। ये हो गया डेट का फंडा। बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता रहा हूँ, टेक्निकलिटीज पे मत जाओ। और होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि मैं अपने कंपनी की हिस्सेदारी दे रहा हूँ, कि जैसे आज मेरे, जैसे मान लो मैं आपको ये फोन देता हूँ, ये फोन अगर मान लो इस फोन का मैं 10% आपको आज दे रहा हूँ, इस फोन की कीमत आज 1,000 रुपए है, राइट। तो अभी आप इसकी, आपके पास 10% है, तो इसका मतलब आपके 100 रुपए आपके बन रहे हैं इसके ऊपर। अगर यही फोन 1,000 से 1 लाख रुपए हो जाए, और आपको मैं 2 साल में एक फोन, इसकी कीमत मान लो, ऐसा हाइपोथेटिकल है, 1 लाख से 1,000 से 1 लाख रुपए हो गए, तो आपके पास जो 10% ओनरशिप थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए हो जाएगा। ग्रेट। अब अब ना अपन ये फंडा आपको बेसिक बेसिक आपको समझा दिया मैंने कि क्या सीन होता है, एम्प्लॉइज कैसे बनता है, शेयर्स का कैसे पैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। अब ना अपन कैलकुलेशन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। मान लो, अभी स्क्रीन तो विजिबल होगी, है ना। चलो, कैलकुलेशन पे लेके चलते हैं। मान लो कि रमेश है, रमेश को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी थी। उसने बोला कि मैं सबसे पहले ना अपने खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में मैं फंडिंग लूंगा। सबसे पहला स्टेज होगा जो अपने पैसे डाल दूंगा मैं। उसने अपना पैसा लगाया, उसने अपना पैसा लगाया, और क्या किया उसने, अपने पैसे, रुको मैं यहाँ पे 1 सेकंड। हाँ, अब देखो, उसने अपना पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने 1 करोड़ बनाया अपने कंपनी के
जो भी अभी वैल्यूएशन के ऊपर उसकी बात नहीं, उसने खुद से पैसा लगाया तो वो अभी अपनी वैल्यूएशन नहीं निकाल रहा है। क्यों? उसको वैल्यूएशन निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसको अभी धंधा बेचना नहीं है, किसी से पैसे उठाने नहीं है, तो अभी अपनी कंपनी की कीमत कितनी है वो नहीं निकाला उसने। तो अब सबसे पहले उसने क्या किया ना, 1 करोड़ शेयर इशू किया, और उसने बोला कि इस 1 करोड़ शेयर में से जो 90% शेयर होगा, 90% जो शेयर होंगे वो मेरे पास रहेंगे, और 10% में ना ऑप्शन पूल बना दूंगा। ऑप्शन पूल बना दूंगा इसका मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन पूल मतलब इस 10 करोड़ शेयर में से जो 10 लाख शेयर हैं वो मैं अपने एम्प्लॉयज को दे दूंगा। एम्प्लॉयज को क्यों दूंगे? क्योंकि एम्प्लॉयज को, अगर एम्प्लॉयज को आपकी कंपनी पे भरोसा है, वो आपकी कंपनी में ज्यादा दिन टिकना चाहते हैं, तो उनको अगर वो ही आपके कंपनी का शेयर्स लेते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि आपकी कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी आपके हर एक शेयर की वैल्यू वैसे वैसे ग्रो करेगी, और वैसे वैसे एम्प्लॉयज के लिए भी पैसा बनेगा। तो ये जो 10% ऑप्शन पूल लिखा हुआ है ना, ये एम्प्लॉयज को, एडवाइजर्स को, और भी ऐसे बहुत से लोगों को में बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है, ऐसे फ्री में नहीं बांटा जाता, आप वहां पे काम कर रहे हो तो। और क्यों बनाते हैं वैसे ऑप्शन पूल, इसका फंडा भी मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास भारी सैलरी देने के लिए अच्छे खासे पैसे होते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उनके पास ऑलरेडी पैसे की कमी होती है। तो वो आपको कैसे मतलब अट्रैक्ट करेंगे अपने कंपनी में? वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि देखो मेरे पास वो कंपनी आपको 50 लाख रुपए पर एनम आपको सैलरी दे रही है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको 30 लाख पर एनम ही देता हूँ, लेकिन 20 लाख वर्थ का मैं आपको शेयर दे देता हूँ, जो कि आप 1 साल बाद काम करने के बाद आप धीरे 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 उसका कुछ पोर्शन आपके पास आता जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपको उसको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। और अब खरीदना कैसे होता है? लोएस्ट प्राइस पे, लो प्राइस पे होता है उनका, एक स्ट्राइक प्राइस करके टर्म होता है। कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि ये लो शेयर, आज मैं आपको शेयर दे, इसको आप 4 साल बाद अपने ऑप्शन है आपके पास खरीदने के लिए, 4 साल बाद मैं आपको 100 रुपए में बेचूंगा, आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन 4 साल बाद उस शेयर की कीमत, कंपनी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और कंपनी की शेयर की कीमत 1000 रुपए हो गई, फिर भी मैं आपको 100 रुपए में ही बेचूंगा। फिर आप क्या, आप 100 रुपए में वो खरीद के तुरंत ही तुरंत मार्केट में बेच दोगे 1000 रुपए में, आपका सीधा 900 का प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। क्लियर हुआ ये क्यों ऑप्शन पूल का फंडा बनता है? तो अब चलो, अब ना क्या हुआ, तो फिर फाउंडर ने अपने पास 90% रखा, टोटल शेयर्स थे 1 करोड़, 1 करोड़ का 90% कितना हो गया? 90 लाख। तो 90 लाख शेयर्स अभी फिलहाल फाउंडर के पास है, और बाकी 10% किसका है? 10 लाख जो शेयर्स बचे हैं वो ऑप्शन पूल में। अब उसने बोला, रमेश ने बोला कि यार अब अपना बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे फंडिंग लेके आनी पड़ेगी। तो वो गया इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर के पास गया, उसने डोर खटकाया। इन्वेस्टर ने बोला कि ठीक है, सबसे पहले हम आपकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि आप जो भी धंधा कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी कीमत आज के हिसाब से मार्केट में कितनी है। तो इन्वेस्टर ने कर करा के निकाला धंधा कि धंधे की कीमत वो आया 50 करोड़ रुपए, मतलब 50 करोड़ रुपए आपके टोटल बिजनेस की कीमत है। यानी कि अगर मैं अभी 50 करोड़ दे दूं आपसे आपको, तो आपका मैं पूरा बिजनेस खरीद सकता हूं। अब देखो टोटल शेयर कितने थे? 1 करोड़ रुपए, टोटल 1 करोड़ शेयर थे इसके पहले। अब अब इन्वेस्टर ने बोला कि अभी की वैल्यूएशन है 50 करोड़ रुपए। अब क्या किया यहाँ पे हमने, 50 करोड़ रुपए यानी कि जितनी कीमत है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, तो कितना आ गया वैल्यू? 50 रुपीज पर शेयर, राइट। अब इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है, अब मैं ना तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ। तो अब इन्वेस्टर क्या कर रहा है, 10 करोड़ रुपए उसको दे दिया, ये रहा यहाँ पे 10 करोड़ रुपए दे दिया, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 50 रुपए, तो टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे? 20 लाख। ये फंडा आपको समझ में आया ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये इन्वेस्टमेंट, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, ये यहाँ पे लिखा है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए मैंने दिए और एक शेयर की कीमत 50 रुपए है, तो टोटल मेरे पास कितने शेयर आएंगे? ये बेसिकली क्या लिखा है पता है? टोटल कितना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, यही तो होता है ना वैल्यूएशन, यही हो जाएगा वैल्यूएशन, अमाउंट, प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है, मैं टोटल प्राइस मतलब क्या हो रहा है, और इसको देखो क्या किया मैंने, 10 करोड़ रुपए टोटल पैसे इन्वेस्ट किए, और एक एक शेयर की कीमत है 50 रुपए, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? 20 लाख। इसको आप ऐसे समझो कि 50 रुपए इंटू 20 लाख करोगे तो 10 करोड़ होता है। मैं आपको 10 करोड़ दे रहा हूं, तो मैं आपको कितने शेयर्स दूंगा? इन्वेस्टर्स मुझे लाके, अगर इन्वेस्टर्स रमेश को जाके 10 करोड़ दे रहा है, तब रमेश को बदले में उसे शेयर्स देना है, तो कितने देगा? तो क्या करेगा, कितने पैसे आपने दिए? 10 करोड़, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 50 रुपए, तो टोटल कितने शेयर आपको मैं दे दूंगा? 20 लाख। इन्वेस्टर को रमेश ने कितने दे दिए? 20 लाख रुपए दे दिया। अब इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसे रेस 10 करोड़ रुपए लेने से पहले कितने शेयर्स थे? नंबर 1 करोड़। अब 20 लाख मुझे नए शेयर्स और बढ़ाने पड़ गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे ना ऑब्वियसली। तो 1 करोड़ पहले से शेयर थे, 20 लाख नए शेयर और बनाए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ प्लस 20 लाख, यानी 1.2 करोड़। टोटल शेयर्स कितने हो गए इस राउंड के बाद? 1.2 करोड़। तो अब वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? तो वैल्यूएशन कैसे निकाला गया इन लोगों ने? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस राउंड के बाद कितने हैं? 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ इंटू ₹50, 50 रुपए। क्या है ये? 50 रुपए एक शेयर की कीमत, 50 रुपीज पर शेयर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पोस्ट वैल्यूएशन? 60 करोड़ रुपए।
मतलब अब 10, और बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो देखो, पहले प्री वैल्यू वैल्यूएशन कितनी थी, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ पहले बिजनेस था, इन्वेस्टर ने लगाया 10 करोड़ और डाल दिया, तो 50 + 10 60। ये हो गया बहुत ऊपर बेसिक लेवल से, ऊपर लेवल से मैंने समझाया। लेकिन शेयर्स कितने होंगे वो उसके लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन में बताया, समझ में आया? अब देखो, फाउंडर, अब फाउंडर की ओनरशिप कितनी बची इस सीड राउंड को रेस करने के बाद? सीड राउंड मतलब क्या? सीड, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, ये सब क्या, ये राउंड्स कैसे होते हैं? सीड में मतलब कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सीरीज ए में मतलब और ज्यादा पैसा, सीरीज बी में मतलब और ज्यादा पैसा, सीरीज सी में मतलब और ज्यादा। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कोई टर्म नहीं डिसाइड है कि इस राउंड में इतना ही पैसा रेस करना है। सीड मतलब छोटा पैसा रेस किया, सीड ए में, सीरीज ए में उससे ज्यादा, सीरीज बी में उससे ज्यादा, ऐसे करते करते यूनिकॉर्न आईपीओ ऐसे सब चलता जाता है। अब देखो, ये सीड में इसके बाद फाउंडर की कितनी ओनरशिप बची वो देखना है। तो ये देखो, फाउंडर का शेयर कितना था इस राउंड को रेस करने से पहले, देखो हमने पहले ही बताया, ये तो 90 लाख फिक्स ही रहेगा। राइट, ये शेयर को ये राउंड को रेस करने से पहले फाउंडर के पास कितने पैसे थे? 90 लाख रुपए टोटल। और फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर इस राउंड में कितने हो गए? 1.2 करोड़। तो फाउंडर के पास तो 90 लाख, 90 लाख शेयर डिवाइडेड बाय 1.2 करोड़ इंटू 100%, कितना आ गया? 75%। फाउंडर की कितनी ओनरशिप हो गई? पहले 90% थी, अब कितनी हो गई? 75%। ये हो गया सीड राउंड के बाद। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई सोच रहे होगे कि ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको लिंक्डइन पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ डाल दूंगा, वहां से आप सीधा एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो आगे जाते हैं। अब ये किया, सीड सीड राउंड हो गया, उसके बाद रमेश ने धंधा किया, अब उसको धंधा और बढ़ाना था। तो अब वो क्या किया? सीरीज ए राउंड पे गया, मतलब और ज्यादा पैसा। तो अब सीरीज ए राउंड के पास गया, इन्वेस्टर्स के पास। वो इन्वेस्टर्स बोले कि पहले हम आपकी कीमत निकालते हैं आपकी कंपनी की। तो उन लोगों ने रमेश की कंपनी की कीमत निकाली, वो आया 140 करोड़, 140 करोड़। तो अब टोटल शेयर इसके पीछे अब तक कितने बचे थे? 1.2 करोड़। तो अब उन लोग शेयर प्राइस निकालेंगे कि टोटल कीमत डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल देखिए क्या, प्री मनी वैल्यूएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये कितना आ गया? 117। पहले देखो, पहले कितने थे? पहले था प्राइस, एक शेयर की कीमत 50 रुपए थी। यहाँ देखो, कलर शायद चेंज करना चाहिए ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 50 रुपए पर शेयर थी, अब हो गया 117 रुपए पर शेयर। अब देखो, अब क्या सीन हुआ? अब इन्वेस्टमेंट, अब उन लोग सीरीज ए में गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज किया। रमेश ने, रमेश गया, इन्वेस्टर्स ने बोला कि ये लो 30 करोड़ रुपए। अब 30 करोड़ रुपए दे दिया, अब बदले में मुझे उसे क्या देना होगा? शेयर देना पड़ेगा। कितना पैसा दिया उसने? 30 करोड़, 30 करोड़ रुपीज मुझे उसने दिया। और एक शेयर की कीमत कितनी? 117। तो 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 117 कितना होगा? 25.7 लाख। तो इसका मतलब मैं जो सीरीज ए के इन्वेस्टर्स हैं उनको 25.7 लाख शेयर दे रहा हूँ। अमाउंट है, अमाउंट नहीं, सॉरी नंबर है, 25.7 लाख शेयर उनको दिया, उन्होंने बदले में मुझे 30 करोड़ रुपए दिए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अब कितने हो गए? पहले 1.2 करोड़ से ये रहा 1.2 करोड़, अब हो गए 25.7 लाख, तो ये रहा 25.7 लाख। तो टोटल कितने हो गए? 1.457 करोड़। अब पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 1.457 करोड़। टोटल ये है क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, ये हो जाएगा वैल्यूएशन। मैंने बताया था ना टोटल प्राइस वहां पे। तो नंबर ऑफ शेयर है 1.457 और एक शेयर की कीमत है 117 रुपए, तो टोटल हो गया 170 करोड़। इसको 170 करोड़ को ऐसे भी देख सकते हो, पहले था 140 करोड़, अब रेस किया 30 करोड़, तो 140 + 30 कितना हो गया? 170 करोड़। हो गया फंडा क्लियर। अब इसके बाद फिर से देखो कि इसकी ओनरशिप कितनी बचेगी? 90 लाख शेयर्स ही थे उसके पास तो स्टार्टिंग में एकदम, 90 लाख शेयर्स थे उसके पास। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स शेयर्स बढ़ गए, टोटल नंबर से 1.457। तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 1.457 करोड़ इंटू 100%, ये कितना हो गया? 61.8%। देख रहे हो, ओनरशिप घट रही है फाउंडर की। अब फिर चलो सीरीज बी में, उसने, रमेश ने धंधा किया, फिर उसने 1-2 साल करने के बाद उसने बोला कि अब मुझे और पैसे की जरूरत है। वो गया इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स ने फिर बोला कि चलो पहले कीमत निकालते हैं। उन्होंने देखा कि कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसे कस्टमर्स है, कितना रेवेन्यू है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स वगैरह के, और बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या है वो सब कर आके उन्होंने बोला कि अभी आपकी कीमत है 245 करोड़। ठीक है, और उसके पहले शेयर्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके पिछले राउंड तक 1.457। तो अब उन लोग बोले कि सबसे पहले शेयर प्राइस निकालते हैं। तो शेयर प्राइस कैसे निकलेगा? प्री मनी वैल्यूएशन, यानी कि अभी कितनी कीमत है? 245 करोड़, और एक शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1.457 करोड़। उन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया? एक शेयर की कीमत आ गई 168 करोड़, सॉरी 168 रुपीज, सॉरी सर। हाँ, तो अब इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है, अब मैं 60 करोड़ दूंगा। अब इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं 60 करोड़ दूंगा, तो अब उसको बदले में क्या देना पड़ेगा? हमें शेयर्स। तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? तो वो कैसे निकलेगा कि इन्वेस्टर हमें कितना पैसा दे रहा है डिवाइडेड बाय एक शेयर की कितनी कीमत है? इन्वेस्टर हमें कितना पैसा दे रहा है डिवाइडेड बाय एक शेयर की कितनी कीमत है, या फिर, हाँ, तो ये कितना हो गया? 35.7 लाख रुपीज हो गया। अब पहले शेयर्स थे 1.457, ये आगे पहले थे 1.457, अब मैंने 35.7 लाख, यह 35.7 लाख, टोटल शेयर कितने हो गए? 1.814 करोड़। अब ये 1.814 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, ये क्या है? प्राइस पर शेयर, प्राइस पर
शेयर, है ना? तो कितना हो गया? 305 करोड़ प्राइस पर शेयर। इसको कैसे, इसको एक और तरीके से देखना है तो कैसे देखोगे? 245 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन था, अब मैंने 60 करोड़ रुपीज दे दिया, तो 245 प्लस 60 305। अब इसके बाद देखते हैं फिर से फाउंडर के पास कितना बचा। फाउंडर के पास तो इनिशियली थे 90 लाख शेयर्स, अब नए शेयर्स और क्रिएट हो गए 1.8, टोटल शेयर्स नए क्रिएट होने के बाद हो गए 1.84 करोड़, तो कितना परसेंटेज बचा? 49.6। सिमिलरली वही सीरीज सी में जाएंगे, इसको और फटाफट करते हैं। अब समझ गए होगे, इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर बोला सबसे पहले मैं आपकी वैल्यूएशन निकालता हूँ, उसकी वैल्यूएशन निकाली तो उसका वैल्यूएशन आया 350 करोड़ रुपीज, और टोटल नंबर ऑफ शेयर से 1.814, तो बोला सबसे पहले हम एक शेयर की कीमत निकालेंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द राउंड, ये आ गया 193 करोड़ रुपी 193 रुपीज। अब इन्वेस्टर बोलता है मैं 100 करोड़ डालूंगा, अब 100 करोड़ ये डालेगा तो उसको बदले में क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए, तो कितने शेयर्स देंगे? कितना पैसा डाल रहा है? 100 करोड़ डाल रहा है, कितने, एक शेयर की कीमत कितनी है? 193, तो टोटल टोटल शेयर उसको कितना मिलेगा? 51.8 लाख। तो अब टोटल पहले थे 1.814 करोड़, अब मिले 51.8 लाख, तो इतने बन गए। अब इतने ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये रहे नंबर ऑफ शेयर्स, और ये क्या है? प्राइस, प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर, एक शेयर, तो इसकी वैल्यू 450। इस 450 करोड़ को कैसे देख सकते हो? 350 करोड़ प्लस 100 करोड़ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 450 करोड़, ये हो गया फंडा। अब फाउंडर के पास कितना ओनरशिप बचा? उसके पास थे पहले 90 लाख शेयर्स, अब है टोटल 2.332 करोड़ शेयर्स टोटल, तो फाउंडर्स का शेयर डिवाइडेड फाउंडर का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 38.6%। अब ये तो पूरा मैथ्स था, हो सकता है किसी को बोर हो गया हो सकता है किसी को पहले से आता हो, या फिर हो सकता है किसी को कुछ नया समझ में आया। अब आपने इन सब चीजों को देखने के बाद कुछ चीज नोटिस किया कि क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या हो रहा है, इसका जो परसेंटेज है वो घटते जा रहा है, और इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन बढ़ाते जा रहे हैं, पैसे डालते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर सोचना, यही यही जानने के लिए तो आप इस वीडियो में बैठे हो ना। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये पैसे कैसे बन रहा है फाउंडर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसकी शेयर के परसेंटेज जो है घटते जा रहे हैं। आप देखो क्या हो रहा है कि देखो, जब फंडिंग नहीं लिया था तो फाउंडर के पास था 90%, अब वो 90% था, उसकी कीमत कितनी थी? 1 करोड़ रुपए टोटल था, टोटल शेयर से 1 करोड़ रुपए की वैल्यू थी, तो उसकी फाउंडर का वेल्थ बन रहा था टोटल 90 लाख रुपीज। मतलब मान लो फंड, जब मैंने पैसे वैसे नहीं लिए तो मेरे बिजनेस की कीमत थी 1 करोड़ रुपए, और मैं 90% ओन करता था तभी अपने बिजनेस का, तो 90% ऑफ 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 90 लाख रुपीज। अब क्या हुआ? मैं सीड ए में गया, उसके बाद उन इन्वेस्टर्स ने कुछ वैल्यूएशन दिया, क्या दिया था वैल्यूएशन? यहाँ देखो, सीड 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 सीड, हाँ ये देखो कितना वैल्यूएशन दिया था? 60 करोड़ वैल्यूएशन था। अब क्या हुआ? सीड राउंड में मेरे वैल्यूएशन जो थी 60 करोड़ थे, अब 60 करोड़ मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन है, और लेकिन मैं अब कितना ओन करता हूँ? 75%। ये क्या हो गया? घट गया हो मेरा वैल्यू, लेकिन 60%, 75% ऑफ व्हाट? 75% ऑफ 60 करोड़, ये कितना हो गया? 45 करोड़। देख रहे हो कितना बड़ा जंप हुआ? पहले 90 लाख था, यहाँ से 45 करोड़। अब फिर मैं सीरीज ए में गया, सीरीज ए में गया, सीरीज ए में मैं कितना ओन करता था? यहाँ देखो, सीरीज में मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी आई थी? 170 करोड़ आई थी, यहाँ देख रहे हो 170 करोड़। अब ये 61.8% मेरे पास ओनरशिप रह गई, और 71.8%, कहीं ये समझ में आया ना कि 61.8 75 क्या है? ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 61.8, ये देखो, ये फाउंडर की ओनरशिप 61.8% फाउंडर की ओनरशिप है, और टोटल बिजनेस की वैल्यूएशन है 170 करोड़। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने लिखा है 61.8% ऑफ 170 करोड़। समझ में आया क्या? 170 करोड़ का 61 में, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, 170 करोड़ थी ना बिजनेस की वैल्यूएशन सीरीज ए में, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 170 करोड़ इंटू 61.8%, इसकी कीमत कितने आ गई? 105 करोड़। फिर वही सीरीज बी में जो भी वैल्यूएशन थी इंटू फाउंडर का ओनरशिप तो 49% है, यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ घट रहा है, ये यहाँ से यहाँ घट गया, यहाँ से यहाँ ओनरशिप घट गई, लेकिन वेल्थ तो देखो यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, यहाँ से जैसे जा रहे बढ़ते जा रही, नीचे नीचे जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रही है वेल्थ। अब देखो, पहले 90 लाख था फंडिंग के पहले, उसके बाद 45 करोड़ हो गया, फिर 105 करोड़ हो गया, फिर 150 करोड़, 170 करोड़। अब मान लो कि रमेश जो है ना फाउंडर अपना, उसको था कि मेरे को अपनी कंपनी को वैल्यूएशन $1 बिलियन लेके जाना है। आज के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी? 8657 करोड़, 8657 करोड़ रुपीज इज इक्वल्स टू $1 बिलियन है। अब मान लो ऐसे उस सीरीज तक वो बोल रहा है कि मैं पैसे उठाते जाऊंगा, लेकिन अपने बिजनेस की वैल्यूएशन उतनी लाऊंगा। मान लो पैसे उठाता गया उठाता गया उठाता गया, बदले में क्या उसको देना पड़ेगा? शेयर, शेयर देता जाएगा, तो उसका खुद का शेयर का जो परसेंट है क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। तो मान लो उसके पास घट घट के 10% बचा शेयर, तो 8657 करोड़ रुपीज इंटू 10% कितना हो जाएगा?
865.7 करोड़, यानी कि $100 मिलियन। तो फाउंडर की वेल्थ जो होगी ना उसकी कितनी हो जाएगी? $100 मिलियन। अब देखो अपने इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स है, जोमेटो के जैसे देख लो, पेटीएम देख लो, फोन पे देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, बहुत ज्यादा, क्रेड देख लो, ये सारे फाउंडर्स आप देखोगे अभी काफी चल रहे हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, ये सबके पास उनके आप जाके, अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है, आप जाके कैलकुलेट करो उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और आज उनकी बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है। मान लो बिजनेस की वैल्यूएशन उनकी 3000 करोड़, 3000 करोड़, और उनके पास शेयर्स पड़े हैं मान लो 2%, तो 600 करोड़ हो गए उनके पास ऑब्वियसली, राइट? 60 करोड़। अब आपको ऐसे करके हर जगह आपको पता करना है, देखना है कि आप जब भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि क्यों फंडिंग उठाया है। अब आपको इसका जवाब का आंसर मिला, इस सवाल का जवाब मिला। जैसे जैसे मैं फंडिंग उठाते जा रहा हूं, मेरी ओनरशिप यानी कि जो मेरा बिजनेस के ऊपर से कंट्रोल है वो घटता जा रहा है, लेकिन जो मेरे पास वेल्थ है, पैसा, वो बढ़ता जा रहा है। अब आखिर में जाके ये सब क्या करेंगे पता है? ये आईपीओ में जाके लिस्ट कर देंगे, या फिर कोई बड़ी कंपनी आके इनको खरीद लेगी, और इनको जिसको जितना पैसा, जिसके पास जितना परसेंट ऑफ शेयर है उसके हिसाब से उसको उतना पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक पूरा विन 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 इकोसिस्टम बन गया। बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा, फाउंडर का वेल्थ बढ़ेगा, फाउंडर का कंट्रोल घटेगा, वीसी का जो कंट्रोल होता है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। वीसी मतलब इन्वेस्टर्स को समझ जाओ, कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है। इन्वेस्टर्स एंजल हो गया, वी वेंचर कैपिटल हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, बहुत तरह के होते हैं। आप बेसिक, एकदम बेसिक फंडा समझ में आया आपको क्या होता है? इसके पास फायदा ये हुआ कि उसके वेल्थ बढ़ते गए, लेकिन नुकसान ये हुआ कि उसका जो कंट्रोल है बिजनेस से घटता गया। तो क्या होता है? जैसे जैसे शेयर्स घटते जाते हैं, आपका अकेले डिसीजन में ओनर नहीं होते हैं। करेक्ट? होप सो आपको बहुत कुछ लर्निंग इसमें मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो दूसरों से। फिर तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। चलो, बाय।